नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो मंत्रिमंडल का विस्तार अब तय है। 6 बजे कार्ड छप गए हैं, लोग वहां पर होंगे। भारी भड़कम भीड़ नहीं होगी क्योंकि कोरोना काल है, लेकिन करीब करीब 40 मंत्री शपथ लेंगे। इसमें कुछ नए भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, उनको पदोन्नति मिल रही है, इस वजह से पुराने भी अब उनको एलिवेशन हो रहा है, तो दोबारा से शपथ लेनी पड़ेगी। एक अनूठा सा मिश्रण है अनुभव का और युवा वर्ग का, ऐसा बताया जा रहा है। इस सब के बीच में बेचारे 12 लोग नप गए। और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कोरोना काल की नाकामियों का ठीकरा क्या डॉक्टर हर्षवर्धन पर फोड़ दिया गया है? यही है हमारा सबसे पहला सवाल, क्योंकि वो सबसे बड़ा सेटबैक माना जा रहा है अभी तक का, डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा। इसके अलावा अश्विनी चौबे जो कि एमओएस हेल्थ हैं, वो भी, उनका भी इस्तीफा हो गया है। दूसरा सवाल, क्या नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चिराग पासवान से बदला लिया है? क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने देखा, एक तो नीतीश कुमार के लोग शामिल होने जा रहे हैं, और दूसरी चीज वो जो चचा हैं पशुपति पारस, वो भी इंडक्ट होने वाले हैं इस कैबिनेट में। तो अगर वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे तो क्या चिराग पासवान अलग थलग पड़ जाएंगे? क्या ये रणनीति है? क्या इसमें पीएम मोदी की भी हरी झंडी थी? तीसरा सवाल, क्या इस विस्तार में चुनाव एक बड़ा पैमाना रहा? बंगाल से मंत्री आपने हटा दिए, बहुत सारे मंत्री बंगाल से हटे हैं। क्यों? क्योंकि अब तो चुनाव हार गए, अब तो 5 साल बाद देखा जाएगा जो होगा। लेकिन यूपी से 7 मंत्री लाए गए हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अनुराग ठाकुर का कद भी बढ़ाया जाए। तो ये सवाल हैं जो कि आपके सामने हम लेकर के आए हैं। आप स्वागत करना चाहते हैं आज हमारे मेहमानों का। विनोद अग्निहोत्री जी, सलाहकार संपादक अमर उजाला। नीरजा चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। थोपली आर श्रीनिवास, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और ऋषि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी जानकारियां आ ही रही हैं और लास्ट तक कुछ 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 सरप्राइज होता रहता है। तो श्रीनिवास जी, पहले तो आपकी पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कल बात की थी कि किस तरीके से बिहार में सस्पेंस बना रहेगा, वो तो अभी भी है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन, जिसको कहा जाए कि सबसे बड़ा अपसेट इस मंत्रिमंडल विस्तार का, आपसे सवाल मेरा सीधे सीधे ये है कि पूरे कोरोना का पूरा टीकरा क्या डॉक्टर हर्षवर्धन के सिर फोड़ दिया गया है? संकेत जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आज के डिबेट में। मैं इस तरह से देखता नहीं हूं। ये शफलिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन से कैबिनेट और कैबिनेट से ऑर्गेनाइजेशन तो चलता रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आइडेंटिफाई किया है अभी रिपोर्ट्स देखने के बाद, लेबर, हेल्थ और एजुकेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर देखें, और बाकी कैबिनेट भी इंपॉर्टेंट है। मगर मैं इस बात से मैं वाकिफ नहीं रखता कि ठेकरा किसी पे फोड़ा गया, नहीं। ये एक मिड कोर्स करेक्शन है, एक चेंज है जो करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री, अप टू हिज प्रेरोगेटिव, जो बुलाना चाहते हैं थोड़ा चेंज, और देखना चाहते हैं कि किस तरह से उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। और हमारे माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी बहुत सीनियर नेता हैं। जब वो रिटर्न करते हैं दिल्ली के ऑर्गेनाइजेशन में, उनका वैल्यू बहुत बढ़ेगा, और उनके वैल्यू और एक्सपीरियंस हम यूज कर सकते हैं। हेलो, नहीं, ठीक है, आपने ये सारी चीजें, तमाम बातें जरूर बोली हैं, लेकिन मिस्टर श्रीनिवास, ये सवाल पूछा जाएगा ना, डॉक्टर हर्षवर्धन, अश्विनी चौबे, दोनों स्वास्थ्य मंत्रालय से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ही कोरोना देख रहा है, तो इस वजह से आप जानते हैं कितनी आलोचना हुई सरकार की, तो उनको हटा दिया गया। उसके बाद संतोष गंगवार लेबर मिनिस्टर हैं, जो पूरा हमने देखा था कि जो मजदूरों का पलायन हुआ उसमें टीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया गया। बाबुल सुप्रियो जैसे और तमाम नेता जो हैं, जो कि मंत्री पद में थे, अब बंगाल से आपका कोई वास्ता नहीं, क्योंकि भाई वहां तो चुनाव खत्म हो गए, तो उनको भी हटा दिया। आपको लगता है कि इस तरीके से, और रमेश पोखरियाल निशंक, एजुकेशन, इतने बड़े बड़े मंत्रालयों से सीधा इस्तीफे हो रहे हैं? ठीक है, बोल्ड डिसीजन है, बड़े फैसले हैं, लेकिन क्या हम ये माने कि ये 12 लोग जिनके इस्तीफे हुए हैं, ये ठीक से काम नहीं कर रहे थे? मैं ऐसा नहीं मानूंगा। इनका तो किस आधार पे हटाया फिर?
देखिए, कैबिनेट जब रीजिग होता है और एक्सपेंशन और एडिशन डिलीशन होता है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर देखा पर जाता है श्रीनिवास जी, और मैं आधार समझता हूँ। अगर आप जैसे बता दें, क्या मेरिट आधार नहीं होता? देखिए, अगर मैं मेरिट देखूं, एवरीबडी इज मेरिटोरियस। जो कोई भी कैबिनेट में है अपने मेरिट के हिसाब से आता है। अब मैं आपको जो पैरामीटर और जो डेटा के हिसाब से जो माननीय प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, वो देश हित में है और अच्छे हित में कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, आज आज बड़ा छोटा छोटा जवाब दे रहे हैं श्रीनिवास जी, ठीक है। 6 बजे के बाद थोड़ा और आपके जवाब में भी विस्तार होगा, मंत्रिमंडल के विस्तार की तरह। मैं नीरजा चौधरी जी और विनोद अग्निहोत्री जी के पास एक एक करके आऊंगा। जी नीरजा जी, आपका विश्लेषण। देखिए, हर्षवर्धन जी को हटाना और अश्विनी चौबे को हटाना, अगर आज बैकफुट पर है भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ, उसका कारण है मिसमैनेजमेंट कोविड को लेके। उसमें त्राही त्राही मची है, लोगों की जानें गई हैं, वैक्सीनेशन पॉलिसी ठीक नहीं थी, तो काफी बड़ी चीजें हुई हैं जो गलत हुई हैं। अब हर्षवर्धन, मैं मानती हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल्ली में लोकप्रिय हैं, लोग उनको चाहते हैं। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होना ही चाहिए, और हाल के समय में ये नहीं हुआ है। तो अगर आपके नेतृत्व में चीजें गड़बड़ हुई हैं, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना नहीं, पर होगा। नीरजा जी, आप मुझे बताइए, क्या कोरोना के मिसमैनेजमेंट के लिए सिर्फ डॉक्टर हर्षवर्धन जिम्मेदार नहीं, है? इसीलिए मैं आ रही हूँ। अगर इस टीम को नहीं हटाया होता तो डायरेक्टली आंच, जो हीट जैसे कहते हैं, वो प्रधानमंत्री की तरफ थी। प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि उनके नेतृत्व में ये हुआ। तो अगर किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाते तो उसका ब्लेम प्रधानमंत्री नहीं, पर पे ये तो जाता। नीरजा जी कि कहीं ना अकाउंटेबल कहीं- नहीं हुआ, ये तो आपने नहीं। बलि का बकरा बना दिया। नहीं, एक मिनिस्टर सिर्फ बलि का बकरा नहीं होता है। मिनिस्टर होता है उस डिपार्टमेंट का। उसको अगर मान लीजिए पीएमओ ड्रिवन भी था, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री की भी, अल्टीमेट आपकी भी है एज मिनिस्टर। और मैं कहती हूँ ये ठीक है, गुस्सा ठंडा करने का एक प्रयास है जो सरकार के प्रति है, आज यूपी में है और जगह पे है। लेकिन सिर्फ अकाउंटेबिलिटी प्रधानमंत्री की नहीं, मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी होती है, और कहीं ना कहीं मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ये नॉर्म्स रहे हैं, लेकिन हाल के नॉर्म्स की बात तो आपकी हुआ। सही है। अब ऐसे लगेगा जैसे मेरी कोई ब्रीफ है डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो खराब परफॉर्म करता है उसको जाना चाहिए। लेकिन ये जो कोरोना का मामला है, इसमें हमने देखा प्रधानमंत्री भी बराबर दिखाई दे रहे थे, फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे थे, राष्ट्र के नाम संबोधन भी वो दे रहे थे। इस सरकार का चेहरा भी वही है। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें डॉक्टर वी.के. पॉल, डॉक्टर गुलेरिया, राजेश भूषण, लव अग्रवाल, फिर भाई पूरा महकमा फेल किया ना। तो सजा एक आदमी को या 2 लोगों को, वो ठीक है, पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, जैसे कि जब मैं ज्योतिर्दित्य के फादर माधवराव सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, जब एक एयर क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था सिविल एविएशन से। अब ये नहीं कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे, पर किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना। आपकी बात सही है, ये नाकाम रहे। अगर ये सही है कि प्रधानमंत्री तक चीजें नहीं पहुंचाई गई, क्या प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन होते हुए भी उसको टूल दिया? वो तो इनसाइड गवर्नमेंट की बात है। लेकिन मैं वेलकम करती हूँ इस मूव को। मुझे लगता है सिर्फ बलि का बकरा नहीं है। एज हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो अकाउंटेबल है। उनकी कुछ जिम्मेदारियां थी जिसको वो जाहिर सी बात है नहीं निभा पाए, और इस वजह से खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और भुगतना चाहिए पार्लियामेंट्री। बिल्कुल, लेकिन वो अकेले वही क्यों भुगते हैं? मेरा सवाल बस यही है, क्योंकि वो बहुत सारे चेहरे थे, सिर्फ अकेले वही नहीं थे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री थे तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। मैं अग्निहोत्री जी के पास आना चाहता हूं। विनोद जी, आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, मैंने नीरजा जी को भी सुना और आप भी इस बात को कह रहे हैं। निश्चित रूप से कोरोना के पीरियड में, कोरोना काल में 3-4 सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा असर पड़ा। सबसे पहला स्वास्थ्य का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, रोजगार और श्रम का क्षेत्र। आप देखिए, संतोष गंगवार जो रोजगार मंत्री, लेबर मिनिस्टर थे, उनकी छुट्टी हुई। शिक्षा विभाग में रमेश पोखरियाल और उनके संजय धोत्रे दोनों की छुट्टी हुई, और डॉक्टर हर्षवर्धन और उनके जूनियर अश्विनी चौबे की छुट्टी हुई।
और इसका मतलब ये है कि इन तीनों पर जो है कोरोना के दौरान जो भी विफलताएं सरकार की आई या जिन पर सवाल उठे, चाहे वो स्वास्थ्य के संसाधनों की कमी हो, स्वास्थ्य चिकित्सा तंत्र की समस्याएं हो, या टीकाकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, तो इन सब को लेकर के विपक्ष को मौका मिला हमला करने का और सरकार की छवि पर असर पड़ा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी की जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री को तय करनी पड़ेगी। या तो प्रधानमंत्री मंत्रियों की जिम्मेदारी तय करें या अपनी जिम्मेदारी तय करें। तो अपनी जिम्मेदारी का मतलब तो हो जाएगा प्रधानमंत्री का ही इस्तीफा होना, तो वो तो मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने अपने तीनों प्रमुख मंत्री जो विभाग हैं से जुड़े हुए हैं उनकी जिम्मेदारी तय करके उनको बदला है। और ये सब ये जो 12 इन्होंने बदल दिए पिछले दिनों कामकाज जो समीक्षा की है सभी मंत्रियों की, उसके आधार पर एक फैसला लिया है। हम मान सकते हैं कि बलि का बकरा बनाया गया है, कहा जा सकता है, लेकिन जब जिम्मेदारी तय होती है तो रीजिग में उन्होंने एक राजनीतिक चतुराई का परिचय भी दिया है। वो जब विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा था या विपक्ष ने जब दबाव बनाया था, उन्होंने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया। और कैबिनेट रिशफल के दौरान जो कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, उसमें उन्होंने मध्यकाल में जो विस्तार और फेरबदल किया है, उसमें उन्होंने इन तीनों प्रमुख मंत्रियों की छुट्टी कर दी। तो एक तरह से उन्होंने सरकार का चेहरा बदलने की कोशिश भी की है, जिम्मेदारियां भी तय की जो विफलताएं आई, और दूसरे लोगों को मौका देने का भी तरीका निकाला है कि ताकि नए लोग आकर के जो है फिर नई जिम्मेदारी संभाले और लोगों को एक मैसेज जाए कि भाई नए लोग जो है थोड़ा बेहतर काम करेंगे। तो एक तरह से स्वीकृति भी है। इन मंत्रियों को हटाने का मतलब जो है स्वीकृति भी है कि हाँ, कोरोना काल में गड़बड़ हुई थी, नहीं था। हाँ, ये एक सटीक विश्लेषण है कि ये कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट किया गया है, ये माना गया है कि हाँ हमसे गलती हुई, इसी वजह से तो ये इस्तीफे हो रहे हैं। डॉक्टर खान, आप इसको इसी तरीके से मानते हैं? देखिए, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे छात्र जो हैं या एग्जाम का पूरा प्रोसेस, उसको लेकर के बहुत बवाल रहा, तो वो मंत्री गए। अब गंगवार साहब जो हैं लेबर मिनिस्टर, मजदूर पलायन हुआ, उसको लेकर के बड़ी दिक्कतें हुई, उसकी तैयारी पर तमाम सवाल उठे, वो साहब भी चले गए। हेल्थ मिनिस्ट्री में आप देखिए किस तरीके से कोरोना से हमने डील किया, यहाँ तो दो मंत्री चले गए। आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार मान रही है कि गलती हुई और उसके लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई या एक्शन हुआ? देखिए संकेत भाई, देर आए दुरुस्त आए। पहली बात, जिस तरीके से 12 लोगों का इस्तीफा लिया गया या उनको हटाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार इस चीज को एडमिट करे कि सरकार से गलतियां हुई हैं और उसे उन्हें मानना पड़ेगा। मैं एक थोड़ा पिछले इतिहास में जाना चाहूंगा। जब 2014 में माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था कि साहब मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, ये उन्होंने एक नारा दिया था। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज एक लंबा जंबो जेट कैबिनेट जो बनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है ये भी एक जुमला साबित हो रहा है। पहली बात, जब नियत में ही खोट हो, जब सोच और विचारधारा में खोट हो, तो जिस तरीके से एक सिपा सलारों की जो फौज बनाई जा रही है, मुझे लग रहा है उसको कुछ नहीं करना। अभी आपने कहा काम कौन करता है, काम तो सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, सब माननीय मोदी जी और अमित शाह। तो साहब इतने लंबे जंबो जेट की जरूरत क्या थी? सिर्फ देश पर एक भार अलग से बढ़ाया जा रहा है। अभी आपने सवाल किया साहब कि हेल्थ मिनिस्टर को जो इस्तीफा लिया गया, देखिए ये वही हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं कि जो ये कह रहे थे साहब कि चॉकलेट खा करके कोरोना को ठीक किया जा सकता है। ये हर्षवर्धन साहब का स्टेटमेंट है। दूसरी बात, पहला गवर्नमेंट जी फर्स्ट टर्म में जब मोदी जी इनको स्वास्थ्य मिनिस्टर बनाए थे, याद करें तब भी इनके ऊपर गाज गिरा था, जेपी इनको हटा करके जेपी नड्डा साहब को बनाया गया था। इस बार भी इन्हीं को बलि का बकरा बनाया गया। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ करना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से ये कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, इस पे थोड़ा सा अगर गंभीरता से चर्चा करें तो सर एक बड़ी खास बात निकल करके आएगी कि ये राजनीतिक पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं कैबिनेट का विस्तार है। ये देश हित में नहीं है। जो दल बदलू रहे, जो इनके सहयोगी हैं, कुछ जो एक सत्ता का लोलुपता होता है, उसको शांत करने के लिए ये कहीं ना कहीं जो आने वाला चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश का है या दूसरे प्रदेशों का है, उसको देख करके जातिगत समीकरण को साधा गया है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार, अभी 2 सवाल आपने किया था, मध्य प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार को एक शख्स गिराता है और उसको तोहफे के स्वरूप में क्या दिया जाता है? साहब एक शख्स, आप इस बात को समझे, चिराग पासवान जो कहते थे साहब मैं मोदी जी का हनुमान हूं, राम ने उनका लंका ढहा दिया। हकीकत यह है कि जिस तरीके से ये पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, राजनीतिक है। आपका ये मानना है कि राजनीतिक है और जो सत्ता के लोभी हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, या उन्होंने सत्ता को जो फायदा पहुंचाया उसके लिए उनको
आशीर्वाद के रूप में मंत्रालय दिए जा रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इसका आप जवाब कैसे देंगे? क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी का ये कहना है और उनकी सरकार का ये कहना है कि भाई हम पढ़े लिखे लोगों पर जोर डालेंगे, महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, पीएचडी और स्कॉलर या एमबीए वाले ज्यादा लोग होंगे। तो ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपलब्धि है वो एमबीए, लेकिन उनकी एक और उपलब्धि है, ऑपरेशन कमल भी कर गए मध्य प्रदेश में। तो किस चीज के लिए उनको सम्मान दिया जा रहा है? उनके पढ़े लिखे होने के लिए, विवेक रखने के लिए, या आपकी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाने के लिए? देखिए संकेत जी, राजनीति में उनको गले लगाया जाता है जो राजनीति से कितने उपयोगी साबित होते हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने आप को मध्य प्रदेश में साबित किया है। एक निर्वाचित सरकार को गिराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसका इनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट रिसेफल में दिया जा रहा है। इसमें कोई इनाम है ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश देने के लिए? बिल्कुल। आप देख रहे हैं, आपने देखा कि जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार को एस्टेब्लिश किया गया, उसके प्रमुख रणनीतिकार ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि बगावत नहीं करते तो क्या आपको लगता है कि कमलनाथ सरकार जा सकता था? लेकिन सवाल संकेत जी, आपके डिबेट में एक सवाल ये भी उठना चाहिए कि एनडीए का रूप दिया गया है, कि आप देखिए जो मंत्रिमंडल का स्वरूप अभी है, क्या वो एनडीए का है? रामदास अठावले को हटा दीजिए तो कितने मिनिस्टर पोर्टफोलियो जो है सहयोगी पार्टी को दिया गया है। आज भी देखिए, आज भी जो फोटो आ रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, उसमें जेडीयू को सिर्फ एक सीट दिया गया है। पशुपति पारस जो एलजेपी के बागी हैं, उनको एक दिया गया है। मीडिया में मैं कल भी एक बड़े चैनल पे था डिबेट में, उनके जो प्रवक्ता वाजपेयी साहब है, आज भी नरेंद्र मोदी को राम मानते हैं। जिस राम ने आज तो साबित हो गया, पशुपति पारस को आपने कैबिनेट में लिया, इसका अर्थ है कि लोजपा के जो बंगले में आग लगाने का काम राम ने ही किया है। फिर भी हनुमान और हनुमान के जो प्रवक्ता हैं, उनको अभी भी राम में राम दिखता है, सतयुग वाला राम दिखता है। तो ये तो चिराग पासवान को डिसाइड करना है। हालांकि चिराग पासवान दिल्ली हाई कोर्ट चले गए हैं। पशुपति पारस एक पूरी लिस्ट आ गई है। अब और जी ऋषि जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहां पर। एक हम आपको बताना चाहेंगे, एक पूरी लिस्ट आ गई है। ये लिस्ट है उन लोगों की, आधिकारिक रूप से अब लिस्ट आ गई है। ये लिस्ट मैं आपको दिखा दूं, ये अभी स्क्रीन पर भी आप देखेंगे। इसमें नाम आ गए हैं श्री नारायण राणे, श्री सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री रामचंद्र प्रताप सिंह, अश्विनी वैष्णव, श्री पशुपति कुमार पारस, श्री किरण रिजिजू, उसके बाद राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, श्री भूपेंद्र यादव, श्री पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पदोन्नति भी हुई है, ये उन्हीं के नाम हैं। अनुराग ठाकुर 15वें नंबर पर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर अब मंत्री बन सकते हैं, शोभा करंडलाजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शन विक्रम जरदोश, श्रीमती मीनाक्षी लेखी। तो डॉक्टर हर्षवर्धन की रिप्लेसमेंट दिल्ली कोटे से मीनाक्षी लेखी हैं, अन्नपूर्णा देवी, नारायण स्वामी, कौशल किशोर यूपी से, अजय भट्ट उत्तराखंड से, बीएल वर्मा, अजय कुमार, चौहान देवी सिंह, भगवंत खुबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भगवत किशन राव काराड, राजकुमार रंजन सिंह मणिपुर से, मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं, भारती प्रवीण पवार, विशेश्वर टुडू, शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से आप देखिए कोटा कितना कम कर दिया, पहले कितने एकदम भर भर के थे। मुंजापाड़ा महेंद्र भाई, जॉन बारला, ये भी अलीपुर द्वार से हैं, एल मुरुगन और निशिथ प्रमाणिक, ये भी बंगाल से हैं। तो बंगाल से 3 लोग हैं जिनको शामिल किया गया है, निशिथ प्रमाणिक, शांतनु ठाकुर और जॉन बारला। ये अभी तक की जानकारी है। तो मैं आपके पास आना चाहता हूं वापस एक बार फिर से श्रीनिवास जी। ये लिस्ट देख करके लगता है
कि बहुत ही भयंकर बदलाव है। और एक जो आरोप लग रहा है, जो अभी खान साहब ने लगाया, कि इसमें मेरिट आधार से ज्यादा ऐसा लगता है कि राजनीतिक गणित उसका ज्यादा हिसाब किताब लगता है, कि कौन से राज्य पर कितना फोकस किया जाए, किन लोगों को पदोन्नति दी जाए, कौन से राज्य से कोटा कम किया जाए, ये सारी चीजें इसमें दिख रही हैं। संकेत जी, खान साहब का उनका इंटरप्रिटेशन है, मैं उसको नकारता नहीं, उनका खुद का इंटरप्रिटेशन, दैट्स अप टू हिम, दैट्स हिज पर्सनल ओपिनियन। हाँ, अगर ये लिस्ट में देखो, एक अच्छा सा अक्रॉस द बोर्ड रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को नजर में रख के लिया गया है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। नहीं, पर कहाँ है, देखिए अब केरल का प्रतिनिधित्व, तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व, आंध्रा तेलंगाना का भरपूर प्रतिनिधित्व। नहीं, सी देखिए, ये अब एक रेड्डी जी on a हैं। broader- हाँ, हाँ, वो हमारे तेलंगाना के हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो कॉम्बिनेशन जो है बहुत सोच समझ के किया गया है, और जहां तक रिप्रेजेंटेशन को ब्रॉड सेंस में लगाने के लिए कोशिश की गई है, वो रखा गया है। ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये चर्चा जारी रखेंगे। याद रखिए 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। ये लिस्ट अब आ गई है, ये लिस्ट है उन लोगों की जो कि शपथ लेंगे। इसमें कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, लेकिन सवाल भी बहुत सारे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अभी लौटते हैं। तो 2 बड़ी चीजें जो हुई हैं अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, एक तो ये हुआ कि स्वास्थ्य, लेबर, एजुकेशन, जो वो मंत्रालय थे जिनसे ये उम्मीद थी कि वो डिलीवर करेंगे कोरोना काल में, और वो नहीं किए, तो वो उस गुस्से को शांत करने के लिए या किसी और भाव से इन सब मंत्रियों पर गाजगिरी। और दूसरा है ये बिहार एंगल। मैं देख रहा हूं इस लिस्ट में एक आरसीपी सिंह ही है जेडीयू से, और तो कोई है ही नहीं। तो कहां बात हो रही थी 4 की और है सिर्फ 1, और उसके बाद वो एलजेपी वाला जो कांड चल रहा है वो तो है ही। तो आपको लगता है कि असली जो विवाद है वो बिहार को लेकर के होने वाला है आगे चल के? देखिए, विवाद तो अगर होता तो शायद नीतीश कुमार जो है आरसीपी सिंह को, आपको याद करिए पिछली बार उन्होंने जाने से मना कर दिया था जब आरसीपी सिंह को मंत्री बनाने की बात थी, राज्य मंत्री बनाने की बात थी। उसके बाद एन वक्त पर जनता दल यू ने अपना नाम वापस ले लिया। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद हैं आरसीपी सिंह, पहले तो नीतीश कुमार थे। नहीं, नीतीश राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन चलेगी तो नीतीश कुमार की, नेता तो नीतीश कुमार है उस पार्टी में। तो हुआ ये है कि 2 चीजें हैं। एक तो चिराग पासवान को बिल्कुल निपटाना है, तो नीतीश कुमार ने ही पशुपति पारस का पूरा ऑपरेशन जो है, ये तो नीतीश कुमार का ऑपरेशन है, और उस ऑपरेशन के तहत पशुपति पारस को मंत्री बनाया जा रहा है। एक तरफ चिराग पासवान जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व बचाने की, लोकसभा में एलजेपी के नेता उनको माना जाए, और दूसरी तरफ पशुपति पारस मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो ये एक डील हुई है बिटवीन द बीजेपी एंड जेडीयू, या आप कह सकते हैं बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, कि भाई पशुपति पारस को मंत्री बनाइए, और एक तरफ आरसीपी सिंह बन रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड से जो पहले थी 4 बनेंगे, 3 बनेंगे, ललन सिंह का भी नाम था, आरसीपी सिंह का भी नाम था, 1-2 नाम और आ रहे थे, लेकिन ये क्लियर हो गया कि अब खाली आरसीपी सिंह बनेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि बिहार एंगल इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है भाई, कहा होगा, मतलब कहा क्या, मैं तो अनुमान कर रहा हूँ जो बातचीत हुई होगी प्रधानमंत्री जी ने या बीजेपी के जो और रणनीतिकार है अमित शाह जी से, अगर तो यही हुआ होगा भाई, पारस को मंत्री बना रहे हैं और आरसीपी जी को बना रहे हैं। तो इस तरह से एक तीर से 2 शिकार हो गए। जनता दल का कोटा कम हो गया, जहां 2 बनने चाहिए थे वहां 1 बन रहा है, और एलजेपी में चिराग पासवान भी किनारे हो गए। नहीं, तो आप ये मानते हैं कि सब रजामंदी और सहमति से हो रहा है, इसमें वो 2019 वाला एंगल नहीं है कि लास्ट मिनट पे एकदम वो मना कर दें? नहीं, वो एंगल अगर होता तो अब तक नीतीश जी का बयान आ चुका होता, और आरसीपी सिंह जो है ये वहां पर ऋषि मिश्रा जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताता हूं, चिराग पासवान लोजपा का जो ऑपरेशन हुआ है, जेडीयू डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व थी, इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी इन्वॉल्व थी, और इसका प्रमाण आज मिल गया है कि पशुपति पारस को
कैबिनेट में शामिल किया गया, नंबर 1। नंबर 2, यदि बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट संकेत जी नहीं होती तो पशुपति पारस को कैबिनेट में नहीं शामिल किया जाता। कहा जाता लोजपा में अभी इंटरनल फाइट है, इसको वेट एंड वॉच में कुछ दिनों के लिए छोड़ा जा सकता था। इससे साबित ये हो रहा है कि कहीं न कहीं अमित शाह एंड टीम, मैं एंड टीम में भूपेंद्र यादव को भी जोड़ता हूं, कि कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से सहमति थी जो चिराग पासवान के पार्टी लोजपा का ऑपरेशन हुआ। जहां तक जेडीयू का है, विनोद अग्निहोत्री जी के बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं कि ललन सिंह बगावी एक एग्रेसिव नेता है, और ललन सिंह को जिस प्रकार से कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है, इसका परिणाम आपको कुछ दिनों में बिहार में देखने को मिलेंगे। यह बात बिल्कुल सही है, 4 लोगों की नाम चल रही थी। नहीं, लेकिन जदयू की राजनीति का क्या होगा? जदयू से तो यही बोला जा रहा था कि हमारी पूरी राजनीति जो है वो अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, महादलित, इन पर टिकी हुई है। इनका तो प्रतिनिधित्व हुआ ही नहीं। संकेत जी आप विद्वान पत्रकार हैं। 2019 में कैबिनेट जो बनी थी उसमें नीतीश कुमार इसलिए नहीं शामिल हुए थे कि उनको 4 पोर्टफोलियो नहीं दिया जा रहा था। इसलिए नहीं शामिल हुए थे कि ललन सिंह का जगह नहीं बना पा रहे थे, सिर्फ एक कैबिनेट बर्थ बीजेपी देने को तैयार थी। तो कहीं ना कहीं ललन सिंह का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से कई विपक्षी पार्टी के नेताओं को चुनाव से पहले ललन सिंह लेके आए हैं और तोड़फोड़ में माहिर माने जाते हैं। श्रीनिवास जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है ये बिहार की जो स्टोरी है वो आगे चल के भी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है कि एक तरफ ये लोजपा वाला मामला चल रहा है, दूसरी तरफ जदयू से आपने एक ही आदमी लाए। अब या तो ये हो कि ये सोची समझी रणनीति हो कि सब पहले से ही तय हो गया हो कि भाई ऐसे ही होगा। अगर संकेत जी कल आपने नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट सुना हो, उन्होंने खुद बोला है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी पे हम छोड़ते हैं, वी एक्सेप्ट व्हाट ही गिव्स। तो यही चीज तो उन्होंने 2019 में भी बोली थी। आरसीपी सिंह साहब ने भी यही बोला है। और दूसरा जो एलजेपी का जो मामला है वो एक सेकंड श्रीनिवास जी, क्योंकि ये मामला ज्यादा पुराना नहीं है और हम इसी स्टूडियो में बैठ करके वो पूरा प्रकरण देख रहे थे। बिल्कुल यही बात तो 2019 में भी बोली थी और फिर एकदम से ये हुआ कि हमारा मंत्री जो है वो शपथ नहीं लेगा। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया था और जेडीयू ने बोला कि हमारा शपथ नहीं लेगा। संकेत जी, ये स्पेकुलेशन तो हम बहुत लगा सकते हैं, बहुत इंटरप्रिटेशन। अरे स्पेकुलेशन नहीं, रियलिटी। श्रीनिवास जी सही बता रहे हैं। 2019 का मैं एक्सेप्ट करता हूं, मगर अभी का जो मामला है ये सब कुछ प्रधानमंत्री पे छोड़ा गया था। और वो एक्सेप्ट किए हैं जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। और एलजेपी का मैं स्पष्ट बोलता हूँ, ये तो उनका इंटरनल मामला है, वो तो खुद ही सुलझाए। नहीं, अब इंटरनल कैसे हो सकता है? अब तो इंटरनल आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो आपने अपना लिया है पारस जी को। वो गए, कुर्ता उर्ता सिलवाए, सब कुछ कर लिया उन्होंने। ओके, ये जो कैलकुलेशन है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है, ये नहीं, अब तो साफ हो गया ना कि ये जदयू और भारतीय जनता पार्टी की रजामंदी से ये घर में फूट या घर में कलह नहीं होती। क्योंकि या तो आप ये, जैसे कि अभी बताया जा रहा था विश्लेषण में, कि या तो आप ये बोल देते कि भाई पहले वो अपना सुलझा लें, उसके बाद तय कर लें कौन लोजपा है, फिर हम उनको मंत्री बना लेंगे। लेकिन यहां तो आपने अपना लिया पारस जी को। देखिए, जहां तक हमने देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ द जो सांसद थे तो ये एक दूसरे फैक्शन के साथ थे। सो जहां तक मेरा ये मानना है कि जो नेगोशिएशंस होंगे, अब ये राजनीतिक दाव कैसे चलेगा? अब आपने तो मान्यता दे दिया। इनसे पूछिए कि ओम बिरला ने 24 घंटे भी नहीं लगाए पारस गुट को मान्यता देने में, और अभी बोल रहे हैं, अभी कुछ और बोल रहे हैं हमारे माननीय जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। आपने तो 24 घंटा भी नहीं लगाया। देखिए मेरी बात सुनिए, जो कुछ भी हुआ है, डिस्कशन हुआ है, वो रजामंदी से सबको साथ में लेके हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। संकेत जी, मुझे थोड़ा सा मौका दे दीजिए, 10 सेकंड का सर। नहीं, इससे पहले कि आप एक बार नीरजा चौधरी जी के पास जाएं। नीरजा जी, आपका विश्लेषण। देखिए, जेडीयू का मामला मैं मानती हूँ बहुत पेचीदा होने वाला है। कल सुबह जो खबर आ रही थी कि ललन सिंह भी आएंगे आरसीपी सिंह के साथ दिल्ली, बल्कि ये था कि पहुंच गए हैं, फिर ललन सिंह नहीं थे, तो कहीं न कहीं नाराजगी जनता दल यू में होने वाली है। एक ही शख्स को मिला है, एक को तो 19 में भी मिलने वाला था, तो उन्होंने बायकॉट किया था।
अब भी अगर देखा जाए तो अंदर खाने विद्रोह होगा ही। कैसे नीतीश कुमार उसको मैनेज करेंगे? और प्रधानमंत्री ने लाइन खींच दी और ये कह दिया कि पशुपति पारस आपके खाते में जाएंगे। और वो जो हुआ है लोजपा में, वो तो जनता दल यू ने ही कराया है। लेकिन जो चिराग पासवान ने खेल कर दिया वो कि मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ही वहां हाजीपुर जाके प्रदर्शन किया और ये दिखा दिया कि पासवान की जो बेस है वो मेरे साथ है। जिस तरह से लोग उमड़ के आए उनको रिसीव करने के लिए। आज सुबह संकेत ये भी खबर आ रही थी कि आप पशुपति पारस को लास्ट मिनट पे नहीं लेंगे, ये सब चीजें देख के, और खैर उन्होंने डिसाइड किया कि लेंगे और यही प्लान आगे जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम होने जा रही है, नो डाउट अबाउट दिस, ये प्रॉब्लम होगी आगे। बिल्कुल प्रॉब्लम होगी आगे चल के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक 36 पेज की पूरी सूची आ गई है जिसमें हर आदमी पर एक पूरा स्लाइड शो बना दिया है सरकार ने, और अब से थोड़ी देर में हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। और उसमें आरसीपी सिंह को बहुत ही प्रमुख जगह दी गई है, यानी कि जदयू के समर्थन के साथ तो नहीं हो रहा है इस बार चीजें। अभी देखना यह होगा, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने गुगली घुमा दी थी। उन्होंने एकदम शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने से एन पहले अनाउंसमेंट कर दिया कि हम शामिल नहीं होंगे। तो अभी ये देखना होगा वो शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। कल तक कह रहे थे हम शपथ लेने नहीं आए।